हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन फौजी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हमारा जो श्रृंखला चल रही थी वो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। इससे पिछली वाली क्लास के अंदर ही हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा की थी और आज की क्लास के अंदर ही में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। आप आर्मी एग्जाम, एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पर हो। मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आर्मी का एग्ज़ाम आपको पता है अगले ही मंथ 22 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और बिना देरी के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास का पहला क्वेश्चन, यानी इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन किए थे जो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। और आज हम पल्लव वंश के, चोल वंश के, इससे पहले हमने हर्यक वंश के, नंद वंश के कुछ क्वेश्चन आंसर पिछली वाली कक्षा के अंदर उनकी चर्चा की थी। उसी श्रृंखला के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर साथियों पहला क्वेश्चन दे रखा है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखना, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु नंदीवर्धन दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आता है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पल्लव शासकों की राजधानी कौन थी। इसका संस्थापक तो हमने देखा सिंह विष्णु था, लेकिन इस वंश की राजधानी कौन सी थी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कांची, तंजावर, मदुरै और अमरावती। तो याद रखना कांची पल्लव वंश की क्या थी, राजधानी थी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पल्लव शासकों की राजधानी पूछी जाए या पल्लव वंश का संस्थापक पूछा जाए, दोनों याद रखना सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट से संबंधित कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाए तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु। तो आपको पता होना चाहिए यह पल्लव वंश का था। और विष्णु नंदीवर्धन दंतीदुर्ग। तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, दंतीदुर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी, यानी दंतीदुर्ग इसका संस्थापक था तो इसकी राजधानी कौन सी थी। इसकी राजधानी मान्यखेत, मदुरै, खजुराहो और तंजौर। तो याद रखना कांची तो पल्लव वंश की राजधानी थी, लेकिन राष्ट्रकूट वंश की राजधानी पूछी जाए तो याद रखना कौन सी थी, मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की क्या थी, राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग था। और इन्होंने कुछ गुफाओं का निर्माण किया था, एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण इन्होंने किया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, एलोरा की गुफा में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर। याद रखना एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। इसके अंदर सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने, चंदेल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने, पल्लव शासकों ने। तो याद रखना राष्ट्रकूट शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा की गुफा में जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। एलोरा की गुफा पूछी जाए तो याद रखना वो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। यदि बाघ की गुफा पूछी जाए, कई बार सीधा एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, बाघ की गुफा कौन से स्टेट के अंदर है। तो याद रखना बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर बाघ की गुफाएं स्थित है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चंदेलों की राजधानी कौन सी थी, यानी चंदेल शासकों की राजधानी कौन सी थी। ए ऑप्शन में दे रखा मान्यखेत, खजुराहो, मदुरै और विजयालय। तो याद रखना खजुराहो इनकी क्या थी, चंदेल शासकों की राजधानी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनाए थे। खजुराहो के विष्णु मंदिर, यानी खजुराहो के अंदर विष्णु मंदिर है, उन विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने, चंदेल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने और पल्लवों ने। तो याद रखना ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित पूछा जाए तो याद रखना खजुराहो के विष्णु मंदिर चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। और एलोरा की गुफा के अंदर जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित है। ये भी बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको पता है दक्षिणी भारत के राजवंश चेर, चोल, पांडे, राष्ट्रकूट। तो चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे,
ऑप्शन में विद्यालय दंती दुर्ग, सी है विष्णु कृष्ण प्रथम। तो आपको पता है दंती दुर्ग तो कौन से वंश से संबंधित था, अभी हमने पढ़ा है कौन से वंश से संबंधित था दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग तो किससे, राष्ट्रकूट से संबंधित था। और पूछा गया चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना विद्यालय चोल। कौन हो जाएगा, विद्यालय चोल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। चोलों की राजधानी कौन सी थी, यानी चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तंजौर, खजुराहो, विद्यालय, मदुरई। तो याद रखना तंजौर इनकी राजधानी थी। कौन सी थी, तंजौर इसकी राजधानी थी। दक्षिणी भारत का यह राजवंश है चोल, और चोल वंश का संस्थापक कौन था, विद्यालय चोल। याद रखना विद्यालय चोल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंदिर से संबंधित, स्टार डाल लेना, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वृद्धेश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी वृद्धेश्वर मंदिर है, इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर जिसे राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, राज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राजेश्वर मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, जल्दी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, यानी प्रथम मुस्लिम सफल शासक पूछा जाए, भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखना 712 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इससे पहले अल हज्जाज का सेनापति, ये भी अल हज्जाज का सेनापति था, उसका नाम था अब्दुल्ला, लेकिन वो असफल रहा था। ये सफल आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था, 5 बार, 12 बार, 17 बार, 10 बार। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वाली कुछ क्लास के अंदर मैंने करवाया है। तो याद रखना मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गजनी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन सा था, यानी पूछा गया मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, मेगस्थनी, अल-बरूनी, हवेनसांग, फाहियान। हवेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। मेगस्थनी आपको पता है जिसने इंडिका नामक पुस्तक, ये है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और कौन था, अल-बरूनी। याद रखना अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला क्या था, इतिहासकार था। इसकी एक पुस्तक भी आपने नाम सुना होगा, तहकीक-ए-हिंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी थी। सबसे पहले तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था, याद रखना। और पूछा जाए इसकी पुस्तक का क्या है, बार बार एग्जाम के अंदर है, शाहनामा की इंडिका किसकी, मेगस्थनीज की है। और ये कौन से चीनी यात्री किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। और तहकीक-ए-हिंद याद रखना अल-बरूनी की पुस्तक है, किसकी है, अल-बरूनी की पुस्तक है, उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तराइन का मैदान कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है, याद रखना। इसकी प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1191, 1192, 1193, 1194। तो याद रखना 1191 के अंदर किस किस के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। और इसके अंदर जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई पहली 1191 में हुई थी, दूसरी 1192 में हुई थी, जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। आपको पता है पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया था। और ये शब्द वेदी बाण भी इसका प्रसिद्ध है। इसके अंदर इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व। तो याद रखना सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, पूछा जाए तो याद रखना 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध क्षेत्र का राजा था पोरूस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे, यानी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम 5 राजवंश पढ़ते। सबसे पहले राजवंश का नाम था गुलाम वंश हो जाएगा, उसके बाद में खिलजी वंश हो जाएगा, उसके बाद में तुगलक वंश हो जाएगा, उसके बाद में सैयद वंश और उसके बाद में लोधी वंश। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का संस्थापक के रूप में किसको स्वीकार किया गया, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेके 1210 तक शासन किया था। पूछा जाए 1206 से लेके 1210 तक
यानी गुलाम वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने शासक किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख पक्ष के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद में इल्तुतमिश शासक बना था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, और इसके निर्माण का पूरा कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत पूछी जाए किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक पूछा जाए तो याद रखना, लाख पक्ष के नाम से जाना जाता है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में इसका निर्माण करवाया था, और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक और इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। 40 जो गुलाम संगठन था, 40 का गठन किसने किया था? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गुलामों का, सरदारों का एक संगठन था। 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसका गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना। रहेला पुस्तक के लेखक कौन थे? इल्तुतमिश थे, इब्न बतूता थे, मेगस्तनीज और अल बुरूनी। तो याद रखना, रहेला पुस्तक का लेखक पूछा जाए तो इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका पूछी जाए तो याद रखना, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बेगम, माहम अनगा और गुलबदन। तो याद रखना, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। इसका जो टाइम था 1236 से लेके 1240 तक, 4 वर्षों तक ये दिल्ली की गद्दी पर, इसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। लोहा व रक्त की नीति किसने चलाई थी? यानी किस शासक ने लोहा व रक्त की नीति चलाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको पता है बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 राजवंश है, 5 राजवंश में खिलजी वंश की बात की जाए तो इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और इनमें से कोई नहीं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना गया, खिलजी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैंने पहले भी करवाया था। पढ़ा लिखा मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तैमूर लंग लंगड़ा था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना, 1298, 1398, 1415 और 1198। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसकी एक आत्मकथा है, उसका नाम है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी, तैमूर की आत्मकथा है, याद रखना 1300। यदि पूछा जाए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान का नेतृत्व के लिए किसे भेजा था, या दक्षिणी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन के अलग अलग अभियान थे, जैसे अलाउद्दीन ने 1301 के अंदर रणथंबोर अभियान किया था। रणथंबोर शाहीवादोपुर के अंदर स्थित दुर्ग है। 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 1308 में सिवाना दुर्ग और 1311 में जालोर दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान के लिए उलुग खां, जोना खां, मलिक कफूर, दौलत खां। तो याद रखना, मलिक कफूर को दक्षिणी अभियान के लिए भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब अभियान किया? देखो 1301 की बात करते तो रणथंबोर पर रानी रंगादेवी ने राजस्थान का प्रथम जल जोहर किया। 1303 और 1308, 1302। तो याद रखना, 1303 में चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, और यहाँ की जो महिला थी, रानी थी, उसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी ने राजस्थान का पहला अग्नि जोहर किया था। 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था, और सिवाना का शासक था शीतल देव। मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है।
30 ये 29 है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 29 कर लेना। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 29 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, यानी किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो याद रखना इसने सबसे पहले भारत के ऊपर जजिया कर लगाया था, और ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने सर्वप्रथम यदि पूछा जाए सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना लोदी वंश के संस्थापक के रूप में बहलोल लोदी को स्वीकारा गया। सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी के तट पर आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखना। और इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आगरा की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आर्मी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आगरा की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी को, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बलबंतु। याद रखना सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। 1504 में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? याद रखना यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, उपयुक्त सभी। तो याद रखना अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष आयोजित हुई थी? 1523, 1524, 1525, 1526। तो याद रखना 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर मारा गया था, और उसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो याद रखना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी, बाबर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किन किस के मध्य हुआ? ये भी बार बार एग्जाम के अंदर स्टार डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और पूछा जाए किन किन के बीच हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, बाबर महाराणा प्रताप, बाबर व मोहम्मद कुरी। तो याद रखना ये बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था खानवा। और खानवा का मैदान पूछा जाए राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? भरतपुर के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? भरतपुर के अंदर आता है। राजस्थान के भरतपुर के अंदर खानवा का मैदान है। अगला क्वेश्चन नंबर वो 36 है, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37, बाबर कहाँ का शासक था? बाबर कहाँ का शासक था? फरगान का, काबुल का, कंधार का, लाहौर का। तो याद रखना बाबर कहाँ का शासक था? बाबर फरगान का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगान का शासक था बाबर। 1526 में पानीपत के युद्ध में भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की इसने नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा। तो याद रखना बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, और इसके रचनाकार भी खुद बाबर थे। बाबर की आत्मकथा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई है। बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, आइन ए अकबरी के लेखक या आइन ए अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन थे? यानी ये आइन ए अकबरी पुस्तक बोल दो, या इसी का दूसरा नाम अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबर, अबुल फजल, फैजी, बिरबल। तो याद रखना अबुल फजल इसके क्या थे? लेखक थे, अकबरनामा या आइन ए अकबरी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा, शाहदरा, आगरा। तो याद रखना ये सिकंदराबाद के अंदर स्थित है। सिकंदराबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद के अंदर स्थित अकबर का मकबरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम खुरम, किस नाम से? खुरम, सलीम, फरीद,
और खुसरो तो याद रखना सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाता था। इसका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। अगला क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है, न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा मुगल शासक जिसने न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी। न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो याद रखना किसको जाना जाता है? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? अगला क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, मुमताज महल, बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। और नूरजहां की माता थी अस्मत खां बेगम। उसने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था, सेंट का आविष्कार किया था, सेंट निकाला था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, नूरजहां, मुमताज महल। तो याद रखना इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ये भी बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और बात की जाए तो याद रखना जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित करवाई थी। जहांगीर का वास्तविक क्या नाम था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, शाहजहां का वास्तविक नाम था। जहांगीर का तो सलीम था, शाहजहां का क्या नाम था? खुसरो, खुरम, सलीम, फरीद। तो याद रखना शाहजहां को किस नाम से जाना जाता था? खुरम के नाम से जाना जाता था। किससे जाना जाता था? खुरम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? शाहजहां की पत्नी का नाम पूछा गया मुमताज महल, दिलराज बेगम, महम बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है। ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब। तो याद रखना शाहजहां ने करवाया था अपनी मुमताज बेगम की याद में। ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है। ये मकराना नागौर के वाहिट पत्थर से निर्मित है, पूछा भी जा सकता है। और यह किसके अंदर है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल है आगरा का ताजमहल। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी की याद में। अगला क्वेश्चन नंबर 48 तरीका है, ताजमहल के निर्माण करता थे ईसा का, अब्दुल लतीफ, अमर शेख, गयास बेगम। तो याद रखना ईसा का है ताजमहल के निर्माण करता थे। ताजमहल का निर्माण कब से कब यानी किस वर्ष के मध्य करवाया गया था? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, औरंगजेब शासक बना था। औरंगजेब किस वर्ष शासक बना था? ऑप्शन 1605, 1658, 1657, 1665। तो याद रखना 1665 में अंदर पुरंदर की संधि हुई थी और औरंगजेब 1658 के अंदर क्या बना था? शासक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा किसने लगवाया था? यानी हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा किसने लगाया था? वापस औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो याद रखना औरंगजेब ने दोबारा से क्या कर दिया था? जजिया कर लगा दिया था वापस से। और इसी के साथ में आज की क्लास के कुछ हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा की थी। क्लास आपको अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिशन फौजी के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आपको जल्दी जो भी अपडेट आए वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और इसकी PDF लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी और डेली क्विज वगैरह होती है, पोल वगैरह, तो वो भी आप वहाँ से तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी प्रकार अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।